साथियों, स्वागत है आप सभी का। मुकदमों की कार्रवाइयों के लंबे समय तक लंबित रहने के बाबत और लंबे समय तक मुकदमों की कार्रवाइयों के चलने से लोगों को, आम जनमानस को तमाम परेशानियां होती रहती हैं और राजस्व न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में परिषद द्वारा और सरकार द्वारा भी समय समय पर तमाम दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और शासनादेश जारी होते रहे हैं। यूँ तो कहें तो राजस्व नियमावली और राजस्व संहिता में भी मुकदमों के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा समय सीमाएं दी गई हैं, किंतु राजस्व न्यायालयों में यह देखने को मिलता है कि उस तय समय सीमा के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है और उस तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ एक काम तय समय सीमा के अंतर्गत हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जो हैं तय समय सीमा के अंतर्गत जो राजस्व संहिता और राजस्व नियमावली में जो दिखाया गया है कि इस मुकदमे का निस्तारण इतने दिन के अंदर और इन मुकदमे का निस्तारण इतने दिन के अंदर किया जाएगा, उसमें स्पष्ट प्राविधान प्राविधानित है। लेकिन फिर भी मुकदमों के निस्तारण के संबंध में तमाम दिशा निर्देश बाद में भी सरकार द्वारा और शासन द्वारा दिया जाता रहा है, लेकिन तब भी मुकदमों के निस्तारण में काफ़ी विलंब की स्थिति बनी रहती है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि अगर जो संहिता में प्राविधान दिए गए हैं या जो शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, अगर उस शासनादेश के क्रम में उस समयावधि के भीतर अगर कोई न्यायालय मुकदमे का निस्तारण नहीं करता है, कोई राजस्व न्यायालय, तो आप उसके संबंध में किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे और शीघ्र निस्तारण के लिए जो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में क्या प्राविधान दिए गए हैं और आप कम खर्च में किस प्रकार उस मुकदमे को त्वरित निस्तारण के संबंध में कार्रवाई कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग ये सलाह देते हैं कि अगर मुकदमे का निस्तारण जल्दी से नहीं हो रहा है तो आप माननीय उच्च न्यायालय से डायरेक्शन कराइए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है और उतने पैसे नहीं हैं कि वो इस कार्रवाई को कर सकें। तो उनके लिए जो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल का पैरा 494 है, उसमें स्पष्ट रूप से अध्याय 50 में ये दिया गया है कि मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु आदेश या निर्देश देने के संबंध में जो व्यवस्था दी गई है उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि परिषद स्वमेव या किसी वाद, अपील, निगरानी या अन्य कार्रवाई के पक्षकार के आवेदन पर उस वाद, निगरानी या अन्य कार्रवाई के आदेश में वर्णित अवधि के भीतर निर्णित करने हेतु निचली अदालत को निर्देश देते हुए समान या विशिष्ट आदेश पारित कर सकता है। यानी जो परिषद है वह स्वयं स्वप्रेरणा से या किसी आवेदक के जो है प्रार्थना पत्र पर किसी भी मुकदमे के निस्तारण के संबंध में, शीघ्र निस्तारण के संबंध में निर्देश आदेश पारित कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप किस प्रकार परिषद से आदेश या निर्देश ले सकते हैं। तो इसके लिए 494 के सब क्लास 2 में कहा गया है कि वाद, अपील, निगरानी या अन्य कार्रवाई को निर्णित करने हेतु परिषद द्वारा निर्देश हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र सहित किया जाएगा। यानी आपका जो मुकदमा लोअर कोर्ट में चल रहा है उसके शीघ्र निस्तारण के लिए अगर आप परिषद से डायरेक्शन चाह रहे हैं, परिषद से निर्देश चाह रहे हैं, तो आपको उस मुकदमे की डिटेल और वो मुकदमा कब से चल रहा है उसके बाबत में डिटेल देते हुए और आवेदन पत्र एक देंगे राजस्व परिषद को, और परिषद के समक्ष उस आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी दाखिल करेंगे और शपथ पत्र और आवेदन पत्र के साथ उसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और सब क्लास 3 में दिया है कि वाद के संक्षिप्त तथ्यों के अतिरिक्त आवेदन पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में वाद के निस्तारण में विलंब के कारणों को उद्घाटित किया जाएगा और शपथ पत्र के साथ संपूर्ण आदेश पत्रक या उसका सार नत्थी किया जाएगा। यानी कि उस आवेदन पत्र के साथ जो कोर्ट की आर्डर शीट है उस आर्डर शीट की कापी आपको नत्थी करनी होगी और आर्डर शीट के साथ साथ ही उस मुकदमे का किस वजह से निस्तारण में विलंब हो रहा है, किस वजह से न्यायालय निस्तारण नहीं कर रहा है, उस बात को भी आप अपने शपथ पत्र और आवेदन पत्र में प्रस्तुत करेंगे।
अब पैरा 494 के सब क्लास 4 में कहा गया है कि परिषद निचली अदालत को विहित अवधि के भीतर वाद को निर्णीत करने हेतु निर्देश देने वाले आदेश को पारित करते समय निर्देश देने हेतु आवेदन करने वाले पक्षकार के व्यवहार, वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु तुलनात्मक अत्यावश्यकता व संबंधित न्यायालय में लंबित वादों की संख्या को ध्यान में रखेगा। यानी जब परिषद आदेश पारित करेगा तो उसमें सारे चीज़ों का ध्यान रखेगा और ध्यान रखते हुए उस न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या और जो आवेदक है उसके आचार और व्यवहार और अन्य सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद जो है उस मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के संबंध में निचली अदालत को निर्देश जारी कर सकता है। और कई बार ये देखा जाता है कि कुछ मामलों में टीए दाखिल कर दिया जाता है, स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया जाता है और उसको दाखिल करने के बाद लोअर कोर्ट के समक्ष ये कहा जाता है कि इस मुकदमे में हमने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, इसलिए इस वाद की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो इसके संबंध में भी ये पैरा 494 के सब क्लास 5 में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि केवल स्थानांतरण आवेदन पत्र दाखिला निचली अदालत में कार्रवाई के स्थगन के रूप में परिणत नहीं होता जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आवेदन पत्र पर स्थगन आदेश पारित न कर दिया जाए। यानी कि अगर टीए आपने दाखिल कर दिया तो सिर्फ टीए की कॉपी दे देने से उस अदालत की कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा और उस टीए में अगर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, स्थानांतरण प्रार्थना पत्र में कोई निचली अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए कोई अगर आदेश पारित नहीं है तो केवल टीए दाखिल कर देने से उस मुकदमे जो लोअर कोर्ट का मुकदमा है उसकी कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता है, यह भी इसमें कहा गया है। तो साथियों, अगर आप भी कि अपने मुकदमे का त्वरित निस्तारण कराना चाह रहे हैं, जल्दी से निस्तारण कराना चाह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के अध्याय 50 में वर्णित पैरा 494 में दिए गए प्राविधानों के तहत अपने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु आप आवेदन परिषद के समक्ष कर सकते हैं और वहां से निर्देश जारी करा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।